हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड परीक्षावाणी क्लास पार्ट 7 के बारे में। तो उत्तराखंड की दोस्तों परीक्षावाणी के पीछे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको डिटेल्स में पढ़ते हुए हमने उत्तराखंड परीक्षावाणी की ये क्लासेस शुरू की हैं, जिसमें अभी तक हम 6 पार्ट्स पढ़ चुके हैं और उसमें जितने भी प्रश्न आए हुए हैं सभी को हमने डिटेल्स में समझा है, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्जाम से तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने वो 6 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोज़ को जरूर देख लीजिएगा। और आज की इस वीडियो में हम इस 7वें पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर दोस्तों 50 तक प्रश्नों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। और इन प्रश्नों को मैं आपको दोस्तों थोड़ा सा कम एक्सप्लेन करते हुए जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जिस हिसाब से अगर मैं एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा, जिस हिसाब से हमारी वीडियोज़ बन रही है, तो ये सीरीज बहुत लंबी खिंच जाएगी। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हुए चलता हूँ, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड को डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। उत्तराखंड की स्पेशल टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं तो वहाँ पे मिल जाएगी। यूके ट्रिपल एस सी के जो एग्जाम्स हैं उनके पैटर्न के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं तो वो भी आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। और साथ ही कोई भी कोर्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। वरना दोस्तों, हमारे यूट्यूब पे पोस्टमार्टम क्लासेज वाली एक जो प्लेलिस्ट है उस पर आप जो वीडियोज़ हैं 100 पार्ट्स मैंने उस पर अपलोड किए हुए हैं, आप वो 100 के 100 पार्ट्स को जरूर देख लीजिएगा। और जो मैराथन क्लासेज हैं उनको भी जरूर देख लीजिएगा आपके आगामी एग्जाम से। तो ये सभी क्लासेज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। बाकी दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, जो कि मैंने आपको होमवर्क के लिए भी दिया था। सभी दोस्तों का आंसर सही था कि गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी। तो गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम जून 1929 में की थी। कब की थी? जून 1929 में करी थी। और डेट पूछा जाएगा दोस्तों तो 14 जून 1929 को महात्मा गांधी जी हल्द्वानी में आए थे, नैनीताल जनपद में। ठीक है, याद रखना है आपको। अब दोस्तों, यहाँ से अलग अलग प्रकार के प्रश्न बनते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी का बहुत हमारा योगदान रहा था, तो गांधी जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि उत्तराखंड से संबंधित हैं, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि महात्मा गांधी जी ने उत्तराखंड की सर्वप्रथम यात्रा कब की थी। तो महात्मा गांधी जी ने उत्तराखंड की सर्वप्रथम यात्रा 1915 में करी थी। और कहाँ की यात्रा करी थी 1915 में? इन्होंने हरिद्वार की यात्रा इन्होंने 1915 में करी थी। और किससे मिले थे? स्वामी श्रद्धानंद जी से मिले थे ये, जिन्होंने इन्हें, और स्वामी श्रद्धानंद जी ने ही सबसे पहले इन्हें महात्मा कह के भी पुकारा था, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले महात्मा गांधी जी उत्तराखंड में कहाँ पर आए थे? हरिद्वार में आए थे। कब आए थे? 1915 में आए थे। ठीक है, वहीं महात्मा गांधी जी ने देहरादून की यात्रा सर्वप्रथम कब की? तो 1916 में महात्मा गांधी जी फिर से उत्तराखंड में आए। और कहाँ पे आए? देहरादून में आए। और देहरादून से मसूरी भी गए। ठीक है, तो ये तो हो गया कि महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम उत्तराखंड की यात्रा कब करी? 1915 में। महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम गढ़वाल की यात्रा कब करी? ये भी 1915 में ही करी। कहाँ पे करी? हरिद्वार की करी। ठीक है, वहीं यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है कि महात्मा गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब करी, तो कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम करी थी जून 1929 में। और 14 जून 1929 को दोस्तों महात्मा गांधी जी कहाँ पहुंचे थे? हल्द्वानी में पहुंचे थे, नैनीताल जनपद के हल्द्वानी में। और हल्द्वानी होते हुए गए थे नैनीताल के ताकुला में, जहाँ पर उन्हें एक गांधी मंदिर, मतलब एक स्थान पर रुके थे जिसे वर्तमान में गांधी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। एक ताकुला हमारे नैनीताल जनपद में भी पड़ता है। उसके बाद दोस्तों जून 1929 में ही महात्मा गांधी जी बागेश्वर गए और वहां पर उन्होंने स्वराज मंदिर का शिलान्यास किया। विक्टर मोहन जोशी जी के आमंत्रण पर महात्मा गांधी जी बागेश्वर गए थे। कब? 1929 में। 1929 में ही दोस्तों महात्मा गांधी जी हमारे कहाँ पहुंचे? कौसानी पहुंचे। और कौसानी, आपको बताइए कि महात्मा गांधी जी कौसानी की सुंदरता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा। तो प्रश्न ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा था? तो कौसानी को कहा था। कौसानी कहाँ पड़ता है दोस्तों? बागेश्वर जनपद में पड़ता है कौसानी, जिसे महात्मा गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। ठीक है, और यहीं पर इन्होंने अनासक्ति आश्रम में गीता का अनासक्ति योग टीका लिखी थी। तो गीता का अनासक्ति योग टीका नामक जो रचना है वो भी महात्मा गांधी जी ने कौसानी में ही लिखी थी, अनासक्ति आश्रम में। ठीक है, तो अनासक्ति आश्रम कहाँ स्थित है, ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा था दोस्तों। तो अनासक्ति आश्रम भी हमारा कौसानी में स्थित है। गांधी जी ने अपनी पुस्तक या अपनी रचना अनासक्ति योग टीका कहाँ पे लिखी? गीता की अनासक्ति योग टीका कहाँ पे लिखी, ये भी प्रश्न पूछा था। तो कौसानी में लिखी थी। कौसानी महात्मा गांधी जी कब गए थे? जून 1929 में गए थे। ठीक है, ये प्रश्न भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों गांधी जी ने कौसानी में कितने दिन प्रवास किया था, ये भी एक प्रश्न पूछा गया एग्जाम में। तो 12 दिन उन्होंने यहाँ पे प्रवास किया था। और अनासक्ति योग नाम से गीता की भूमिका नामक पुस्तक इन्होंने यहाँ पे लिखी थी। ठीक है, और कौसानी में ही हमारा अनासक्ति आश्रम स्थित है। कौसानी में ही हमारा लक्ष्मी आश्रम स्थित है। ये पॉइंट भी आपको दोस्तों डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। ठीक है, और महात्मा गांधी जी ने ही बागेश्वर में स्वराज मंदिर का शिलान्यास भी किया। और इस स्वराज मंदिर के शिलान्यास के लिए उन्हें बुलाया किसने था? विक्टर जोसेफ मोहन जोशी जी ने बुलाया था। ठीक है, क्षेत्रीय छोड़ो राष्ट्रीय अपनाओ नामक जो नारा था ये भी गांधी जी ने दिया था। ठीक है, और विक्टर मोहन जोशी से काफ़ी प्रभावित थे और इन्होंने विक्टर मोहन जोशी जी को
ईसाई धर्म का उत्कृष्ट पुष्प कहकर भी संबोधित किया है। तो महात्मा गांधी जी की उत्तराखंड यात्रा के ऊपर आपको 2 सन याद रखने हैं। 1915 में सबसे पहले आते हैं, गढ़वाल में आते हैं, और 1916 में देहरादून में आते हैं, 1929 में फिर कुमाऊं में आते हैं। कुमाऊं में पहले हल्द्वानी नैनीताल में आते हैं, फिर वहाँ से अल्मोड़ा जाते हैं, अल्मोड़ा से फिर बागेश्वर जाते हैं और स्वराज मंदिर का उद्घाटन करते हैं। बागेश्वर में 12 दिनों के प्रवास के दौरान वो अनासक्ति आश्रम में रुकते हैं और वहाँ पर गीता की अनासक्ति योग टीका नामक रचना करते हैं। याद रखना आपको। अगला प्रश्न है 29वां कि उत्तरांचल में ढोलापाल के आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो पहले भी बता चुका हूं दोस्तों, जयानंद भारती जी थे ढोलापाल के आंदोलन के प्रवर्तक। इनके बारे में डिटेल से मैं आपको पहली वीडियो में यूज में बता चुका हूँ। ठीक है। अगला है बिस्नी देवी कौन थी। एक कवियत्री थी, एक समाज सुधारक थी, एक लेखिका थी, या फिर एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। तो इस प्रश्न का आंसर दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि बिस्नी देवी शाह कौन थी, हमारी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। ठीक है। और बिस्नी देवी शाह का जन्म दोस्तों 1902 में हुआ था। बागेश्वर जनपद में इनका जन्म हुआ था और 1971 के आसपास में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। और नमक सत्याग्रह के दौरान दोस्तों अल्मोड़ा में नगरपालिका भवन में झंडा फहराने के लिए बिस्नी देवी शाह को जाना जाता है। 1930 में इन्होंने नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा के नगरपालिका भवन में झंडा फहराया था। ठीक है। इसी कारण दोस्तों बिस्नी देवी शाह को राष्ट्रीय आंदोलन में या स्वतंत्रता आंदोलन में जेल जाने वाली प्रथम उत्तराखंडी महिला के नाम से भी जाना जाता है। देखिए दोस्तों, 2 प्रश्न बनते हैं। एक है बिस्नी देवी शाह जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। यहाँ से एक ये प्रश्न कन्फ्यूजन बनते हैं दोस्तों, आपको याद रखना है। ठीक है। अगर आपसे पूछा है कि उत्तराखंड से जेल जाने वाली प्रथम महिला कौन थी, सिर्फ इतना पूछा जाए कि उत्तराखंड से जेल जाने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो आपको याद रखना है दोस्तों क्या, दुर्गा देवी प्रथम महिला थी जो कि उत्तराखंड से जेल गई थी। कब गई थी? 1921 में गई थी। क्यों गई थी? जंगलात संबंधी आंदोलन के लिए, जंगलात आंदोलन के लिए दुर्गा देवी जी सबसे पहले जेल गई थी। उत्तराखंड से जेल जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? दुर्गा देवी जी थी। वहीं दोस्तों आपसे अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आंदोलन में या स्वतंत्रता आंदोलन में जेल जाने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला कौन थी, तो वो थी बिस्नी देवी शाह। याद रखना है, राष्ट्रीय आंदोलन या स्वतंत्रता आंदोलन में जेल जाने वाली उत्तराखंड की पहली महिला कौन थी? बिस्नी देवी शाह थी। याद रखना है 1930 में इन्हें जेल हुई थी। ठीक है। याद रखना आपको नमक सत्याग्रह के दौरान। ठीक है। और वहीं आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड से जेल जाने वाली प्रथम महिला कौन थी या फिर क्षेत्रीय आंदोलनों के दौरान जेल जाने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो वहां पर आपको याद रखना है दोस्तों कौन? दुर्गा देवी। 1921 में जंगलात संबंधी आंदोलन के लिए वह जेल गई थी। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। तो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे बिस्नी देवी शाह। उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम पुरुष कौन थे, इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत सा बेसिक सा क्वेश्चन है, आप लोगों को पता भी होगा। अगला प्रश्न है किसने महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया था। अब देखिए दोस्तों, दांडी मार्च का क्वेश्चन है, हमेशा यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा आता है और बहुत बार पूछा भी गया है। ठीक है। तो दांडी मार्च आप लोगों को पता ही होगा, 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी जी ने साबरमती से दांडी तक एक यात्रा करी थी, जिसे हम नमक सत्याग्रह आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। और इसी यात्रा को दांडी यात्रा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह साबरमती आश्रम से दांडी तक यह यात्रा आयोजित की गई थी, जो कि 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक हुई थी दांडी यात्रा। तो इसमें उत्तराखंड के दोस्तों 3 व्यक्तियों ने भाग लिया था। टोटल इसमें 78 अनुयायी थे गांधी जी के साथ में, जिसमें से तीन जो थे उत्तराखंड से थे। ये 3 कौन कौन से थे, ये आपको याद रखने, बहुत बार एग्जाम में पूछाता है। पहले थे दोस्तों ज्योतिराम कांडपाल जी। कौन थे? ज्योतिराम कांडपाल जी। दूसरे थे भैरवदत्त जोशी जी और तीसरे थे खड़ग बहादुर सिंह जी। ठीक है। तो खड़ग बहादुर सिंह जी, तो ये तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। अब देखिए ऑप्शन में क्या पूछा गया है, किसने महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों भैरवदत्त जोशी जी ने महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया था। इसी के साथ साथ ज्योतिराम कांडपाल जी और खड़ग बहादुर सिंह जी या खड़ग बहादुर सिंह नेगी जी ने भी दांडी यात्रा में भाग लिया था। 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक यह दांडी मार्च यात्रा हुई थी। ठीक है। साबरमती से दांडी तक इसका आयोजन किया गया था और 24 दिन में इन्होंने करीब 385 किलोमीटर की यात्रा करी थी इस दांडी मार्च के दौरान, जो कि नमक सत्याग्रह के दौरान चलाई गई यात्रा थी। याद रखना दोस्तों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 78 अनुयायियों के साथ में 3 अनुयायी उत्तराखंड से, भैरवदत्त जोशी, ज्योतिराम कांडपाल जी और खड़ग बहादुर सिंह नेगी जी। याद रखना है आपको। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि गढ़ केसरी नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। तो गढ़ केसरी नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को दोस्तों गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है। और बद्रीदत्त जोशी जी को दोस्तों क्या कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार कुमाऊं से कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाने का श्रेय बद्रीदत्त पांडे जी को, बद्रीदत्त जोशी नहीं, बद्रीदत्त पांडे याद रखिएगा, कुमाऊं केसरी के नाम से बद्रीदत्त पांडे जी को जाना जाता है। ठीक है। जिस प्रकार
कुमाऊं से कुली बेगार प्रथा का अंत करने के लिए बद्रीनाथ पांडे जी को कुर्मांचल केसरी की उपाधि दी गई थी दोस्तों। उसी प्रकार गढ़वाल से कुली बेगार आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कौन थे? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी थे। इसी कारण अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को दोस्तों गढ़ केसरी की उपाधि से नवाजा गया है। तो कुमाऊं केसरी पूछेगा बद्रीनाथ पांडे जी, और गढ़ केसरी या गढ़वाल केसरी पूछेगा तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी थे। ठीक है, और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी का जन्म दोस्तों कब हुआ था? एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है 18 फरवरी 1894। 18 फरवरी 1894 को दोस्तों चमोली जनपद के अनुसुईया देवी मंदिर में या अनुसुईया देवी जी के मंदिर में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी का जन्म हुआ था। और इसी मंदिर में इनका जन्म होने के कारण ही दोस्तों इनका नाम भी इसी मंदिर के नाम पर अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा रख दिया गया था। इन्हें गढ़ केसरी भी कहा जाता है। 1918 में गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना में इनका मुख्य योगदान भी रहा था। इसी के साथ साथ दोस्तों 1919 में इन्होंने कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में भी भाग लिया था। 1919 को एक कांग्रेस अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में भी इन्होंने भाग लिया था। साथ ही साथ दोस्तों यह एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में और एक वकील के रूप में भी जाने जाते हैं। कौन? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी, जिन्हें गढ़ केसरी के नाम से भी जाना जाता है। 18 फरवरी 1894 अनुसुईया देवी मंदिर चमोली में इनका जन्म हुआ था। वकील और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम से इन्हें जाना जाता है। गढ़वाल केसरी या गढ़ केसरी नाम से भी इन्हें जाना जाता है। वहीं दोस्तों इंद्रमणि बडौनी जी को उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। और गुमानी पंथ का पूरा नाम क्या था? लोकरत्न पंथ। लोकरत्न पंथ भी इनको कहा जाता है, या लोकनाथ पंत भी इनका पूरा नाम था। ठीक है, और कुमाऊं के पहले कवि कौन थे? वो थे गुमानी पंत या लोकरत्न पंत। ठीक है, और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा 33वां प्रश्न है कि भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था दोस्तों? तो आप सभी लोगों को याद है भारत की स्वतंत्रता कब हुई थी? 1947। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। और इस दौरान हमारा गढ़वाल का शासक कौन था? वो थे मानवेंद्र शाह। ठीक है, कौन थे? मानवेंद्र शाह थे। ठीक है, जो कि गढ़वाल राजवंश के अंतिम शासक थे, या फिर टिहरी राजवंश कहें, या फिर परमार राजवंश कहें, या फिर गढ़वाल राजवंश कहें, या फिर गढ़वाल की जो हमारी स्वतंत्र संस्था थी या गढ़वाल का जो वंश था उसके अंतिम शासक कौन थे? मानवेंद्र शाह थे, जो कि 1946 से लेकर 1946 से लेकर 1949 तक दोस्तों परमार राजवंश के राजा रहे थे, या फिर टिहरी रियासत के अंतिम राजा के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। तो प्रश्न आपको याद रखना है, मानवेंद्र शाह टिहरी रियासत के अंतिम राजा थे, परमार राजवंश के अंतिम राजा थे। ठीक है, और ये परमार राजवंश के कौन से राजा थे? 60वें नंबर के राजा थे। ठीक है, वहीं टिहरी रियासत के कौन से नंबर के राजा थे? 6ठे नंबर के राजा थे। 1946 में ये राजगद्दी पर बैठे थे, और इन्हीं के रहते रहते दोस्तों 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय भी हो गया था। तो भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का शासक कौन था दोस्तों? तो था कौन? मानवेंद्र शाह। किसके पुत्र थे? नरेंद्र शाह के पुत्र से, जो कि परमार राजवंश के 59वें शासक थे। ठीक है, अब मानवेंद्र शाह के दोस्तों शासनकाल में बहुत कुछ हुआ था, आप लोगों को याद होगा। शांति रक्षा अधिनियम चलाया गया था, अगस्त समझौता इनके समय पर ही हुआ था। इसी के साथ साथ दोस्तों जो हमारा सकलाना विद्रोह हुआ था 1946-47 के दौरान मानवेंद्र शाह के समय पर ही हुआ था। कीर्तिनगर विद्रोह 1948 में मानवेंद्र शाह के समय पर ही हुआ था। उसके बाद में एटलासन 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय या फिर संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश के जनपद के रूप में विलय भी हो गया था, और इसे उत्तर प्रदेश का 50वां जनपद बनाकर मुक्त कर दिया गया था। यानी कि यहाँ पे राजवंश से जो संस्था थी या राजतंत्र शासन जो चल रहा था उसे समाप्त कर दिया गया था। याद रखना है दोस्तों, मानवेंद्र शाह भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल के राजा थे। यहीं से प्रश्न पूछा जाता है, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय के समय परमार राजवंश के शासक कौन थे, या फिर टिहरी रियासत के शासक कौन थे? वो भी मानवेंद्र शाह थे, जो कि टिहरी रियासत के अंतिम शासक थे। कौन से? 60वें नंबर के यह शासक थे। प्रद्युम्न शाह को दोस्तों उत्तराखंड का अंतिम राजा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये परमार राजवंश के 54वें शासक थे और कुमाऊं और गढ़वाल पर शासन करने वाले अंतिम शासक थे, इसलिए इन्हें उत्तराखंड का अंतिम राजा कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे? मसूरी, नैनीताल, कौसानी या फिर हरिद्वार? तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया दोस्तों 1929 में गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा करी थी। पहले नैनीताल गए थे, फिर अल्मोड़ा गए थे, वहां से गए थे कौसानी, और कौसानी में उन्होंने 12 दिन का प्रवास किया था, जिस दौरान उन्होंने वहां पे गीता का नास्तिक योग टीका लिखी थी। ठीक है, और कौसानी में 12 दिन के प्रवास के कारण ही गांधी जी यहाँ पे रुके थे, और उन्होंने कौसानी की सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर कहा था, और कौसानी को इन्होंने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। ये भी पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। तो कहाँ पे रुके थे? कौसानी में रुके थे। 12 दिनों का प्रवास इन्होंने यहाँ पे किया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ था, या फिर टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था, या फिर टिहरी जनपद की स्थापना कब हुई थी? तो प्रश्न का आंसर एक ही दो होगा दोस्तों। 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ था, और टिहरी राज्य उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ था, और उत्तर प्रदेश के 50वें जनपद के रूप में दोस्तों हमारा टिहरी जनपद की स्थापना की गई थी। कब? 1 अगस्त 1949 को। पॉइंट आपको याद रखना है। और इस टाइम पे टिहरी रियासत के शासक कौन थे या राजा कौन थे? तो मानवेंद्र शाह थे। कौन थे? मानवेंद्र शाह थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। जनवरी 1921 में
निम्न में से किस स्थान पर सरयू नदी के तट पर कुली बेगार न देने की शपथ ली गई थी? तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, सरयू और गोमती नदी के संगम पर 13 से 14 जनवरी 1921 को कुली बेगार आंदोलन से संबंधित जो रजिस्टर थे वह नदी में बहा दिए गए थे कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नेतृत्व में। और यह स्थान कहाँ पे है? बागेश्वर जनपद में हमारा उत्तरायणी कौतिक मेला का आयोजन उस टाइम पे हो रहा था और उसी दौरान हमारा कुली बेगार न देने की शपथ ली गई थी। और इसी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे बद्रीनाथ पांडे जी, जिन्हें उसके बाद में कुर्मांचल केसरी की उपाधि भी दी गई थी। डिटेल्स में मैं आपको बता चुका हूँ इसके बारे में। अगला प्रश्न है, 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को किसका निधन हुआ था? तो 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को दोस्तों हमारा श्रीदेव सुमन जी का निधन हो गया था। श्रीदेव सुमन जी का निधन हो गया था। अब श्रीदेव सुमन जी के बारे में दोस्तों थोड़ा बहुत जान लेते हैं। इन्हें एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में, या फिर आप ये कह सकते हैं राज्य आंदोलनकारी के रूप में, या टिहरी रियासत को स्वतंत्रता दिलाने वाले एक व्यक्तित्व के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, जिनकी 84 दिनों की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को मृत्यु हो गई थी। तो श्रीदेव सुमन के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं दोस्तों। इनका जन्म 25 मई 1916 को हुआ था। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। 25 मई 1916 को हमारा टिहरी के जैल गांव में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिताजी का नाम था हरिराम बडौनी, ठीक है, जो कि एक वैद्य थे, ठीक है। इनकी माता का नाम था क्या? तारा देवी। इनके बचपन का नाम था दोस्तों क्या? श्रीदत्त बडौनी। याद रखना आपको, इनके बचपन का नाम या इनका मूल नाम क्या था? श्रीदत्त बडौनी था, ठीक है। श्रीदेव सुमन नाम से नहीं जाना जाता है, लेकिन इनका मूल नाम क्या था? श्रीदत्त बडौनी था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इनकी पत्नी का नाम, जो कि एक बार उत्तराखंड हाईकोर्ट के एग्जाम पेपर में पूछा जा चुका है, तो इनकी पत्नी का नाम था विनय लक्ष्मी पंडित। क्या था? विनय लक्ष्मी पंडित इनकी पत्नी का नाम था, ठीक है। 1930 में दोस्तों मात्र 14 वर्ष की आयु में ही इन्होंने नमक सत्याग्रह के दौरान 15 दिनों का ये जेल गए थे। तो मात्र 14 वर्ष की आयु में सबसे पहले ये 1930 में जेल गए थे। उसके बाद में दोस्तों 1937 में श्रीदेव सुमन ने सुमन सौरभ नाम से कविताएं भी प्रकाशित की थी। तो श्रीदेव सुमन ने अपनी कविताएं किस नाम से प्रकाशित करी थी? सुमन सौरभ नाम से प्रकाशित करी थी। आपको ये याद रखना है। और श्रीदेव सुमन से आपको दोस्तों 2 पॉइंट डायरेक्टली याद रखने हैं। गणदेश सेवा संघ, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है दोस्तों। गणदेश सेवा संघ, गणदेश सेवा संघ, जिसे वर्तमान में या उसके बाद में हिमालयी सेवा संघ या हिमालय सेवा संघ के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना किसने करी थी? श्रीदेव सुमन ने करी थी। और कब करी थी? 1938 में दोस्तों। 1938 में श्रीदेव सुमन जी के द्वारा पृथक राज्य की मांग के लिए दिल्ली में गणदेश सेवा संघ की स्थापना या फिर हिमालयी सेवा संघ की स्थापना करी थी। कब? 1938 में। और 1938 के ही कांग्रेस के गुजरात अधिवेशन से प्रेरित होकर दोस्तों श्रीदेव सुमन ने दिल्ली में पृथक राज्य की मांग के लिए गणदेश सेवा संघ की स्थापना करी थी। कब? 1938 में। याद रखना है आपको ये पॉइंट, ठीक है। किससे प्रेरित होकर? कांग्रेस के गुजरात अधिवेशन से प्रेरित होकर। इन्हीं से दोस्तों एक प्रश्न और आपको याद रखना है, प्रजामंडल की स्थापना, ठीक है। प्रजामंडल की स्थापना किसने करी थी? श्रीदेव सुमन ने करी थी। और कब करी थी? 23 जनवरी 1939 को दोस्तों श्रीदेव सुमन ने देहरादून में, कहां पर करी थी? देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना करी थी। ये दोनों प्रश्न दोस्तों बहुत बार पूछे जाते हैं। गणदेश सेवा संघ की स्थापना 1938 में कहां पर हुई थी? दिल्ली में हुई थी। किसने करी थी? श्रीदेव सुमन ने करी थी। प्रजामंडल की स्थापना 23 जनवरी 1939 को कहां पर हुई थी? देहरादून में हुई थी। किसने करी थी? श्रीदेव सुमन ने करी थी। ये दोनों पॉइंट दोस्तों आपको डायरेक्टली याद रखने हैं, ठीक है। और टिहरी रियासत को पृथक करने के लिए हमारा यह प्रजामंडल की स्थापना है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना श्रीदेव सुमन जी के द्वारा की गई थी, ठीक है। और श्रीदेव सुमन जी के कई सारे स्टेटमेंट है दोस्तों। इनके ऊपर फिर 21 फरवरी 1944 को राजद्रोह का मुकदमा चला था। उसके बाद में 3 मई 1944 को इन्होंने आमरण अनशन की शुरुआत करी थी। और 25 जुलाई 1944 को 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद में श्रीदेव सुमन जी की मृत्यु हो गई थी। और श्रीदेव सुमन जी की मृत्यु के अवसर पर दोस्तों 25 जुलाई 1946 से हमारा श्रीदेव सुमन स्मृति दिवस भी मनाया जाता है। मृत्यु उनकी 25 जुलाई 1944 को हुई थी। याद रखना है आपको। कितने दिनों की हड़ताल के बाद? 84 दिनों की भूख हड़ताल के बाद में। और शुरुआत कब करी थी भूख हड़ताल की? 3 मई 1944 को इन्होंने आमरण अनशन की शुरुआत करती थी, लेकिन 21 फरवरी 1944 से इन्होंने अपना राजद्रोह का मुकदमा इन पर चलाया गया था। इतने पॉइंट दोस्तों आपको बेसिकली श्रीदेव सुमन जी के बारे में याद रखने हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और श्रीदेव सुमन ने जिस टाइम पे यह हमारा प्रजामंडल की स्थापना या ये सब कुछ किया था, इस टाइम पे टिहरी रियासत के शासक कौन थे दोस्तों? तो नरेंद्र शाह थे, ठीक है। नरेंद्र शाह की बहुत आलोचना की जाती है दोस्तों इस संबंध में कि नरेंद्र शाह के राजा रहते हुए भी नरेंद्र शाह ने, क्योंकि श्रीदेव सुमन ने नरेंद्र शाह को भी बहुत बार पत्र लिखा था, उनसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन दोस्तों वो वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और ऐसा कहा जाता है कि नरेंद्र शाह इस टाइम पे विदेशों की यात्रा पर थे, ठीक है। याद रखना आपको ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न बनते हैं यहाँ से, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सल्ट की घटना किस वर्ष हुई थी? ठीक है। और श्रीदेव सुमन जी का स्टेटमेंट तो आपको याद ही होगा, तुम मुझे तोड़ सकते हो, मोड़ नहीं सकते। यदि गंगा हमारी माता होकर हमें 2 भागों में विभक्त कर सकती है, तो हमें ऐसी गंगा को नहीं होने देंगे। इस टाइप से कई सारे स्टेटमेंट इन्होंने दिए थे, ठीक है। अगला है, सल्ट की क्रांति कब हुई थी? तो 5 सितंबर 1942 को, मैंने आपको बहुत बार बता दिया है। अगला है, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये प्रश्न भी मैंने आपको दोस्तों बहुत बार
बता दिया वैसे। 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन शुरू किया गया था, ठीक है। 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है, कहाँ पे, अल्मोड़ा में। किसके द्वारा की जाती है? पंडित बुद्धि बल्लभ पंत जी के द्वारा डिबेटिंग क्लब की स्थापना की जाती है। उसी के एक वर्ष पश्चात 1871 में दोस्तों पंडित बुद्धि बल्लभ पंत जी के द्वारा ही अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किया जाता है, और विलियम म्यूर के सुझाव पर ही उन्होंने अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किया था 1871 में। और ये अल्मोड़ा अखबार बैन कब होता है दोस्तों? 1918 में इस अल्मोड़ा अखबार को बैन कर दिया जाता है। और जिस टाइम पे अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन हुआ था उसके प्रथम संपादक कौन थे? बुद्धि बल्लभ पंत जी थे। और अल्मोड़ा अखबार के अंतिम संपादक कौन थे? वो थे बद्री दत्त पांडे जी, आपको याद रखना है। और डिप्टी कमिश्नर लोमस के द्वारा 1918 में इस अखबार को बंद कर दिया गया था, जिसे कुमाऊं का प्रथम अखबार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इतने पॉइंट आपको दोस्तों यहाँ पे डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं अल्मोड़ा अखबार के संबंध में, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। और यहीं से अल्मोड़ा अखबार के संपादक अगर आप नोट करना चाहते हो कर सकते हैं। पहले संपादक थे, पहले एक बार मैंने एग्जाम में ये प्रश्न देखा हुआ है दोस्तों, निम्न में से कौन अल्मोड़ा अखबार का संपादक नहीं था, ठीक है। तो सभी संपादक आप नोट कर लीजिएगा। बुद्धि बल्लभ पंत जी पहले संपादक थे, दूसरे थे इम्तियाज अली जी, तीसरे थे जीवानंद डोभाल जी, चौथे थे सदानंद सोनवाल जी, पांचवें थे हमारे विष्णुदत्त जोशी जी, छठे थे हमारे कौन? बद्रीदत्त पांडे जी। और 1918 में यह अखबार बंद हो गया था, ठीक है। कुमाऊं का प्रथम हिंदी भाषी अखबार के नाम से भी जिन्हें जाना जाता है। 1871 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। और वहीं आपसे दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तराखंड का प्रथम समाचार पत्र कौन था, या उत्तराखंड से निकलने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो वो था द हिल्स। कौन सा था? द हिल्स। कब निकला था? 1842 में जॉन मैकनिन के द्वारा द हिल्स नामक समाचार पत्र निकाला गया था। इसी कारण जॉन मैकनिन को उत्तराखंड में पत्रकारिता का जनक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और 1840 में हिमालय प्रेस मसूरी जॉन मैकनिन के द्वारा खोली गई थी, और उसके बाद में वहाँ से इन्होंने द हिल्स नामक समाचार पत्र निकाला था, जो कि अंग्रेजी भाषा का प्रथम समाचार पत्र था उत्तराखंड का, और उत्तराखंड से निकलने वाला प्रथम समाचार पत्र भी था। वहीं दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि उत्तराखंड से प्रकाशित होने वाला प्रथम हिंदी अखबार या हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? वो था समय विनोद। समय विनोद उत्तराखंड से प्रकाशित होने वाला प्रथम हिंदी समाचार पत्र था, जो कि 1868 से 78 तक प्रकाशित हुआ था। और इसे किसके द्वारा निकाला गया था? इसके प्रथम संपादक कौन थे? तो जयदत्त जोशी जी समय विनोद नामक समाचार पत्र के संपादक थे, और इन्होंने जसपुर स्थित नैनीताल प्रेस क्लब से इस समाचार पत्र को प्रकाशित किया था, जो कि एक हमारा पाक्षिक पत्र था, याद रखना है आपको, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 1871। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखी थी? तो बता ही दिया था मैंने आपको, 1929 में कौसानी कुमाऊं यात्रा के दौरान में दोस्तों, कौसानी में 12 दिनों के प्रवास के दौरान उन्होंने अनासक्ति योग टीका लिखी थी, अनासक्ति आश्रम में, जो कि कौसानी में ही स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि पेशावर कांड का नायक किसे कहा जाता है? तो आप सभी लोगों को पता होगा दोस्तों, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को। ये वीर नहीं होगा, वीर होगा। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी को पेशावर कांड के नायक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और पेशावर कांड की घटना दोस्तों कब हुई थी? यह प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखना है आपको। पेशावर कांड की घटना हुई थी दोस्तों कब? 23 अप्रैल 1930 को। कब? 23 अप्रैल 1930 को हमारा पेशावर कांड की घटना हुई थी, ठीक है। और इस टाइम पे अंग्रेज कप्तान कौन थे? हमारे रिकेट थे, और रॉयल गढ़वाल राइफल्स की 2/18 टुकड़ी के सदस्य थे। कौन? हमारे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली गढ़वाल राइफल्स की कौन सी टुकड़ी के सदस्य थे? 2/18 गढ़वाल राइफल्स की टुकड़ी के सदस्य थे। और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी ने निहत्थे अफगानियों पर, यानी कि सेना ने निहत्थे अफगानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। इसी कारण इस घटना को पेशावर कांड की घटना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और लाल कुर्ती आंदोलन में पठानों के विरुद्ध यह आंदोलन चलाया गया था, जिसमें निहत्थे अफगानियों पर गोली चलानी थी, लेकिन हमारा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली और उनके नेतृत्व में जो सिपाही थे उन्होंने वहाँ पे गोली चलाने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण इस घटना को पेशावर कांड की घटना के नाम से जाना जाता है। और कब हुई थी ये? 23 अप्रैल 1930 को दोस्तों पेशावर कांड की घटना हुई थी। और इसी पेशावर कांड के नायक के रूप में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी को जाना जाता है। और इनका पूरा नाम क्या था? वीर चंद्र सिंह भंडारी। इनका पूरा नाम क्या था? वीर चंद्र सिंह भंडारी था। और इन्हें गढ़वाली की उपाधि किसने दी थी? इन्हें गढ़वाली की उपाधि दी थी दोस्तों, किसने? महात्मा गांधी जी ने इसे गढ़वाली की उपाधि दी थी। और यह गढ़वाल राइफल्स की 2/18 टुकड़ी के सदस्य थे, ठीक है। 23 अप्रैल 1930 को यह घटना हुई थी। उसके बाद में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी को 14 वर्ष की सजा भी हुई थी। बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने इनकी पैरवी करी थी, लेकिन बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी हार गए थे, ठीक है। यहीं से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि आज़ाद हिंद फौज में भाग लेने वाला प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या प्रथम व्यक्ति कौन था, या आज़ाद हिंद फौज के बीज बोने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वह भी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ही थे, ऐसा कहा जाता है। इतने पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। बाकी दोस्तों वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के बारे में 1-2 पॉइंट और है, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कि 25 दिसंबर 1891 को पौड़ी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था। इनका मूल नाम क्या था? चंद्र सिंह भंडारी था। बाद में महात्मा गांधी जी के द्वारा इन्हें गढ़वाली की उपाधि दी जाती है, तो इन्हें चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम से जाना जाता है। इनके पिताजी का नाम था जलौथ सिंह भंडारी, ठीक है। यह गढ़वाल राइफल्स की 2/18 टुकड़े के सदस्य थे। और 23 अप्रैल 1930 को इन्होंने निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। और इसी घटना को पेशावर कांड के नाम से भी जाना जाता है। और गोली चलाने का आदेश देने वाला कैप्टन
कौन था? कैप्टन रिकेट था, ठीक है। और मोतीलाल नेहरू जी ने इसी 23 तारीख को दोस्तों 23 अप्रैल को ही गढ़वाल दिवस मनाने की भी घोषणा करी थी, इसी घटना से प्रेरित होकर। उसके बाद में इनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और एट लास्ट में इन्हें 14 वर्ष की सजा भी हुई। 14 या दोस्तों 12 वर्ष ऐसा कुछ है, उसकी सजा हुई थी, ठीक है। और 1994 में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के ऊपर डाक टिकट भी जारी किया गया था, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए थे? तो मैंने आपको बताया दिया था 25 जुलाई 1944 को दोस्तों, 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद में यह शहीद हो गए थे, ठीक है। अगला है कत्यूरी राजवंश के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो कत्यूरी राजवंश कहें या फिर कार्तिकेयपुर राजवंश कहें दोस्तों, इसके संस्थापक कौन थे? ये थे बसंत देव, ठीक है। बसंत देव को ही वासुदेव के नाम से भी जाना जाता है, बसंत देव कहें या फिर वासुदेव कहें, आपको याद रखना है, ठीक है। वहीं उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन सा है? तो उत्तराखंड के प्रथम ऐतिहासिक राजवंश के रूप में भी दोस्तों हमारा कार्तिकेयपुर राजवंश या फिर कत्यूरी राजवंश को ही जाना जाता है। याद रखना है आपको ये सभी पॉइंट, ठीक है। वहीं उत्तराखंड के प्रथम राजनीतिक राजवंश के रूप में कौन से राजवंश को जाना जाता है दोस्तों? तो उत्तराखंड के प्रथम राजनीतिक राजवंश के रूप में दोस्तों हमारा कुड़िंद राजवंश को जाना जाता है। तो कार्तिकेयपुर राजवंश के संस्थापक या कत्यूरी राजवंश के संस्थापक कौन थे? बसंत देव थे, ठीक है। कौन थे? बसंत देव थे। इनकी राजधानी कहाँ थी? प्रारंभिक राजधानी इनकी कार्तिकेयपुर में थी दोस्तों। उसके बाद में इनकी राजधानी बैजनाथ कत्यूर घाटी स्थानांतरित कर दी जाती है, ठीक है। और वहीं कार्तिकेयपुर राजवंश या कत्यूरी राजवंश की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। इनकी लिपि क्या थी? कुटिला लिपि थी, ठीक है। और उत्तराखंड का प्रथम राजनीतिक एकता वाले वंश के रूप में से जाना जाता है। उत्तराखंड के इतिहास का स्वर्णिम काल भी कार्तिकेयपुर राजवंश के काल को या कत्यूरी राजवंश के काल को कहा जाता है। यहीं से एक प्रश्न दोस्तों पूछा गया है कि कार्तिकेयपुर के लिए कत्यूरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो E.T. एटकिंसन ने सर्वप्रथम कत्यूरी शब्द का प्रयोग किया था। बाकी दोस्तों कार्तिकेयपुर राजवंश या कत्यूरी राजवंश के बारे में मैं आपको बहुत बार डिटेल्स में बता चुका हूँ। आगे भी इससे संबंधित प्रश्न आएंगे तो वहाँ पर मैं आपको डिटेल से फिर से एक बार इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि इसका प्रथम शासक पूछा जाता है कौन था? बसंत देव था। वहीं दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि कार्तिकेयपुर राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो कार्तिकेयपुर राजवंश का अंतिम शासक कौन था? सुभिक्ष राजदेव था। कौन था? सुभिक्ष राजदेव कार्तिकेयपुर राजवंश का अंतिम शासक था। वहीं कत्यूरी राजवंश का अंतिम शासक पूछेगा तो कत्यूरी राजवंश का अंतिम शासक कौन था? ब्रह्मदेव था। ब्रह्मदेव था। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब और किसने किया था? तो उत्तरांचल उत्थान परिषद का जो गठन है दोस्तों वह 30 और 31 मई 1988 को शोभन सिंह जीना जी के द्वारा कराया गया था, ठीक है। उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किसने किया था? 30 और 31 मई 1988 को किसके द्वारा दोस्तों? शोभन सिंह जीना जी के द्वारा गठन किया गया था। याद रखना है आपको। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि राज्य का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? तो कालू सिंह मेहरा, मैंने आपको बताया था 1857 की क्रांति के दौरान इन्होंने क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया था। इसी कारण इन्हें राज्य का या उत्तराखंड का या प्रदेश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम से भी जाना जाता है। किसे? कालू मेहरा जी को, ठीक है। याद रखना है आपको पॉइंट। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि गोरखिया उडियार कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में गोरखिया उडियार दोस्तों कहाँ पे स्थित है? चमोली में स्थित है। क्या? गोरखिया उडियार, ठीक है। वहीं आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड में लाखू उडियार कहाँ स्थित है दोस्तों? बहुत फेमस उडियार है या गुफा है जो कि हमारा अल्मोड़ा में स्थित है, ठीक है। गोरखिया उडियार कहाँ स्थित है? यह हमारा चमोली जनपद में स्थित है, अलकनंदा घाटी में स्थित है। और इस गोरखिया उडियार की खोज किसने करी थी? तो राकेश भट्ट जी के द्वारा इस गोरखिया उडियार की खोज की गई थी। यहाँ पे हमें पशुचारक संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। डुंगरी गांव चमोली जनपद में यह हमारा स्थित है, ठीक है। और गोरखाकालीन धन छुपाने के स्थल के रूप में इसे जाना जाता है। अलकनंदा घाटी में यह स्थित है। याद रखना आपको, ठीक है। वहीं दोस्तों चमोली में ही हमारी एक और गुफा है या एक और उडियार है, क्या? भेलतरा गुफा या भेलतरा उडियारिया में हमारा चमोली जनपद में स्थित है। किमनी गुफा या किमनी गांव भी हमारा चमोली जनपद में ही स्थित है, ठीक है। वहीं दोस्तों हुडली गुफा कहाँ स्थित है? हुडली गुफा उत्तरकाशी में स्थित है। क्या? हुडली गुफा। बाकी लाखू उडियार, पेटसाल गुफा, लोईथाप गुफा ये हमारी कहाँ पे स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है, ठीक है। ये आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। अगला प्रश्न है उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? ठीक है, तो आपको बताइए कि एनडीए यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी उत्तराखंड राज्य के निर्माण के समय पे उत्तराखंड में, ठीक है। और उत्तराखंड राज्य का निर्माण उत्तरांचल नाम से 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था। भारतीय गणतंत्र के 27वें राज्य के रूप में तथा हिमालयी राज्यों के क्रम में 13वें राज्य के रूप में उत्तरांचल राज्य का निर्माण हुआ था 9 नवंबर सन 2000 को। इस टाइम पे किस पार्टी की सरकार थी दोस्तों? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की सरकार थी। और इस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री थे। और राष्ट्रपति कौन थे? तो KR नारायणन जी। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि राष्ट्रपति कौन थे और प्रधानमंत्री कौन थे। प्रधानमंत्री कौन थे राज्य निर्माण के समय? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायणन जी थे। ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किसके द्वारा किया गया
था। ठीक है, तो गढ़वाल सर्वदलित परिषद दोस्तों एक बार एग्जाम में यह प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया था डायरेक्टली, ये गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन कब किया गया था, तो 1928 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो जयानंद भारती जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, जयानंद भारती जी के द्वारा किया गया था। जयानंद भारती जी को ढोलापाल के आंदोलन के प्रणेता के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। बाकी जयानंद भारती जी के बारे में 1 से 2 पॉइंट अगर आप नोट करना चाहते हैं तो इनके जन्म से संबंधित चीज़ें दोस्तों आप नोट कर सकते हैं। बाकी चीज़ें तो मैं आपको बता चुका था कि जयानंद भारती जी का जो ढोलापाल के आंदोलन के जनक के रूप में जाने जाते हैं, और इन्होंने दोस्तों जो हमारा निम्न वर्ग के लोग थे उनको अधिकार दिलाने के लिए काफ़ी आंदोलन भी किया था। ठीक है, और ढोलापाल के आंदोलन की शुरुआत कैसे कैसे हुई थी, क्या क्या घटना हुई थी, सभी चीज़ें मैं आपको बता चुका था पहले। ठीक है, और अक्टूबर 1881 के आसपास में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। ठीक है, और पौड़ी के अड़कड़ा गांव में इनका जन्म हुआ था, और एट लास्ट में 9 सितंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, बाकी अमन सभा का विरोध इन्होंने किया था, मेल्केन हैली का विरोध भी इनके द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था। प्रजामंडल की स्थापना देहरादून में हुई थी, कब हुई थी, 23 जनवरी 1939 को हुई थी। मैंने आपको बताया था किसने करी थी, श्रीदेव सुमन जी ने करी थी। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, यह दोस्तों प्रश्न पूछा गया है। तो इसका प्रमुख उद्देश्य था जनता को टिहरी राज्य कुशासन से मुक्ति करना, यानी कि टिहरी को स्वतंत्र करना और यहाँ से राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को समाप्त करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। और आज का दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्न राजा और उनकी राजधानी या किले में कौन सा सुमेलित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहाँ पे हमारा सुमेलित होगा, क्योंकि राजबुंगा का किला जो कि हमारा चंपावत जनपद में स्थित है, इसका निर्माण सोमचंद के द्वारा कराया गया था। ठीक है, और सोमचंद ने अपनी प्रारंभिक राजधानी चंपावत में राजबुंगा किले में ही बनाई थी, याद रखना आपको। ठीक है, वहीं देवलगढ़ का किला किसने बनाया था, अजयपाल ने बनाया था। ठीक है, चाँदपुरगढ़ का किला दोस्तों वैसे भानु प्रताप के किले के रूप में जाना जाता है, लेकिन चाँदपुरगढ़ में ही हमारा अजयपाल जो कनकपाल का किला भी स्थित है। ठीक है, बाकी टिहरी में हमारा कोई भी बाद में कीर्तिनगर का किला, ये सब किले बनते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। और आज के दोस्तों आपके होमवर्क के क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। गणदेश सेवा संघ का गठन किसने किया था, बता दिया था मैंने आपको, ऐसे ये भी तो बता ही देता हूँ, इसका आंसर भी श्रीदेव सुमन। ठीक है, 1938 में दिल्ली में गणदेश सेवा संघ की स्थापना श्रीदेव सुमन जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब आपके 3 प्रश्न अगले ये हैं, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। 1968 में खोजे गए लाखों गुफा जिसमें मानव और पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं, बाड़ाचीना के पास दलबेंड में स्थित है, यह किस जनपद में स्थित है। उत्तराखंड के संबंध में सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, ये भी बता चुका हूँ डिटेल्स में। किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। सरल से प्रश्न है, डिटेल्स में मैं आपको पहले भी बहुत बार ये चीज़ें बता चुका हूँ, तो आप इन प्रश्नों के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी आपको वीडियो कैसी लग रही है, एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लग रहा है, आपका रिवीजन हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, इसे भी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताएं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।